Hello 11th class. In last class, we have done uh, till here. Now we start from here. Late antiquity. Antiquity means that period before the Middle Ages. We can say the period before the medieval ages. तो लेट एंटिक्विटी का मीन्स मान लो एक पीरियड है जैसे कि 10 to 20, तो उसमें लेट हमारा होगा जो हमारा 18 19 20 होगा वो हम कह सकते हैं लेट। ठीक है, लेट 20। सो ऐसे ही जो हमारा एंटिक्विटी का पीरियड था उसमें जो लास्ट के ईयर्स थे उसका मतलब लेट एंटिक्विटी। तो व्हाट हैव चेंज्ड इन द लेट एंटिक्विटी पीरियड इन रोमन एम्पायर। We shall conclude this chapter by looking the cultural transformations of Roman world in its the final century. ये हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे बस समझते हुए जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी हमारे रोमन वर्ल्ड की, रोमन एम्पायर की, जो उसका मतलब फाइनल ईयर्स थे उनमें या फाइनल सेंचुरीज थी उनके अंदर। लेट एंटिक्विटी इज अ टर्म नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल fascinating period in the evaluation and the breakup of the Roman Empire, and the refers broadly to the 4th to the 7th century. तो जो हमारा लेट एंटिक्विटी एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए फाइनल्स में जो मतलब लास्ट होता है। फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड्स मतलब वैसा पीरियड जिसमें मतलब काफ़ी फैसिनेट करता है, मतलब काफ़ी आकर्षित करता है आपको। इन द इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर, जिस वक्त जो हमारा रोमन एम्पायर था वो इवोल्व भी हो रहा था और उसके इवोल्व होने के बाद कैसे धीरे धीरे वो टूट रहा था, ब्रेकअप हो रहा था उसमें। एंड रेफर ब्रॉडली टू द 4th to 7th सेंचुरी, और जिसमें जो हम सेंचुरी इंक्लूड करते हैं इसमें बेसिकली 4th से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में का जो पीरियड है उसको हम उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली वो लेट एंटिक्विटी पीरियड था। द 4th century itself was one of the considerable ferment both cultural and economic. At the cultural level, the period saw momentous development in religious life, with the emperor Constantine decide to make Christianity the official religion. तो जो हमारी जो 4th सेंचुरी थी वो अपने आप में ही मतलब उस वक्त अपने आप में ही उसकी एक वैल्यू थी, क्योंकि उस वक्त मतलब बहुत सारे जो रिलीजियस या कल्चरल चेंज हुए थे उस वक्त वहाँ पे, और इकोनॉमिकल चेंज हुए थे। कल्चरल लेवल पे हम बात करते हैं तो काफ़ी मतलब जो रिलीजियस लाइफ थी, धार्मिक ज़िंदगी थी, वो काफ़ी चेंज हुई थी। जो एम्प्रर था कॉन्स्टेंटाइन, उसने डिसाइड किया था कि क्रिश्चियन जो हमारा क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन है, उसको एक ऑफिशियल रिलीजन बना देना विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी। और जब साथ साथ में जो हमारा इस्लाम का भी उदय हो रहा था 7th सेंचुरी में। बट देर वर द इक्वली इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द structure of the state that began with the emperor Diocletian, and it may be best to start with this. मतलब यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस चेंजेस, बट देयर वर द इक्वल इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। इसके साथ साथ जो हमारा स्टेट था उसको स्ट्रक्चर चेंज करने में, स्ट्रक्चर एज ए वे हम कह सकते हैं जी, इकोनॉमिकली और सोशली जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ उस वक्त वो भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बिगेन विद वो स्टार्ट हुआ था जो हमारा एम्पर था डाइक्लो डाई क्लैटिन, जो हमारा एम्पर था उसके साथ वो मतलब उस वक्त से मतलब जो हमारा स्टेट का जो स्ट्रक्चर था वो भी मतलब अच्छे से चेंज होना स्टार्ट हुआ था। जो रोमन स्टेट थे, हम रोमन एम्पायर से हम कह सकते हैं तरीके से। ओवर एक्सपेंशंस हैड लेड Diocletians to cut back by abandoning territories with strategic और इकोनॉमिक वैल्यू। ओवर एक्सपेंशन, ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से जो हमारे एम्पर थे डाइकोलेटियन, उसके कट बैक करना पड़ा था, मतलब छोड़नी पड़ी थी बाय जो टेरिटरी थी लेटर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं जैसे कि चाइना जो हमारा इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हो रखा है लद्दाख को लेके। लद्दाख एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह है जैसे चाइना को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा अगर वो जगह अपने कब्जे में ले लेती है। तो उस वक्त भी ऐसा था कि मतलब कुछ जगह ऐसी स्ट्रेटेजिकली वैल्यू रखती थी, या तो आप उन्हें पास रख सकते हो या उन्हें छोड़ के आप स्ट्रेटेजिक वैल्यू गेन कर सकते हो। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया था उन्होंने इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। Diocletians also forfeited the frontiers, recognized provincial boundary, and separated civilians from the military function, granting greater autonomy to the military commanders, dukes, who now became the more powerful groups.
जो हमारे ये एम्पर थे उन्होंने ऐसा कर दिया था कि मतलब रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्री, जो हमारे राज्य थे या जो भी मतलब कोई स्टेट था उसकी जो बाउंड्री है उसको रीडिज़ाइन या मतलब रीऑर्गेनाइज कर दिया था। उसको मतलब दोबारा से तय किया गया था मतलब इसकी बाउंड्री क्या होगी। जो हमारे सिविलियंस थे उनको मिलिट्री के जो फंक्शन होते हैं उनसे अलग कर दिया गया था। ग्रांटिंग हाँ एक मतलब अटोनमी दे दी थी जो मिलिट्री होती है उसे काम करने का, एक मतलब उसको एक जैसे हमारी अथॉरिटी होती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे कि आरबीआई है, वो एक अथॉरिटी है, इसके पास इंडिपेंडेंट पावर है। तो वैसे ही राजा ने एक मतलब जो इंडिपेंडेंट पावर्स दे दी थी मिलिट्री को, जो अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकते थे उन चीज़ों में। ठीक है, नाउ बिकम द मोर पावरफुल ग्रुप, और ज़्यादातर पावरफुल ग्रुप बनता जा रहा था उसी वजह से। Constantine consolidated some of these changes and add others of his own. His chief innovations were in the monetary spheres, where he introduced a new denomination, the solidus, a coin of the 4.5 gram of pure gold, what would in fact outlast the Roman Empire itself. साथ साथ में जो कॉन्स्टेंटाइन थे उसने मतलब कुछ चेंज किए थे, उसके साथ साथ में कंसोलिडेट सम दी चेंजेस, मतलब इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट किया और अपने खुद के भी कुछ चेंज ऐड किए थे उसके बाद। उसमें से एक सबसे अच्छा था जो मॉनेटरी स्पेयर में हम कह सकते हैं, मतलब जो पैसे की वैल्यू में काफ़ी अच्छे से उसने मतलब एक चेंज किया था, जो था जो एक वो लेके आए थे सोलिडस, एक डिनोमिनेशन जो कॉइन था बेसिकली, जो 4.5 ग्राम जो प्योर गोल्ड होता है उसका बना होता था। और वो मतलब हम कह सकते हैं लास्ट जो हमारी वो थी करेंसी थी रोमन एम्पायर की। Solidal were minted on the very large scales and their circulations ran into millions. जो हमारा सोलिडस था उसको बहुत लार्ज स्केल पे मिंट किया गया, और उसका जो सर्कुलेशन थी काफ़ी लोगों के पास वो पहुंच गया था, मिलियन से पहुंच गया था। The other area of the innovations was the creation of the second capital at Constantinople, at the site of the modern Istanbul in Turkey, and the previous called the Byzantine, Byzantine, surrounded on the three area by the sea. और जो सेकंड जो एक अदर हम कह सकते हैं, एक अदर इनोवेशन था जो हम कह सकते हैं क्रिएशन सेकंड कैपिटल, एक दूसरी कैपिटल का क्रिएट करना एट द कॉन्स्टेंटाइनपोल, जो बेसिकली अब जो हमारा मॉडर्न इस्तानबुल है तुर्की में, उस वक्त वो एरिया था, and previously called the Byzantine, surrounded by the three sides by the sea, जो मतलब इसके तीनों साइड है वो सी से घिरी हुई है। ए न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड ए न्यू सीनेट, एक नई कैपिटल को एक नए सीनेट की जरूरत थी। द 4th century was a period of the rapid expansion of the governing classes। जो 4th century का पीरियड था वो काफ़ी रैपिड एक्सपेंशन हो रही थी जो हमारी गवर्निंग क्लास थी उनकी, और द मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशंस सिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशंस, जो हमारा मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब एक जब उन्होंने जो एक नई करेंसी लेके आए थे सॉलिडस, उसकी वजह से मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी आ गई थी लोगों के बीच में, क्योंकि वो मतलब काफ़ी मिलियंस लोगों के बीच में वो सर्कुलेट हो गई थी, जिसकी वजह से एज ए मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी थी, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन वो एक्सपेंड हो रही थी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी। एंड द आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एस्टेब्लिशमेंट एंड इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस लाइक ऑयल प्रेस एंड ग्लास फैक्ट्रीज। और जो हमारे जो आर्कोलॉजिकल चीज़ें हैं उनसे पता लगता है कि मतलब जो इकोनॉमिकली मतलब कैसे जो रोमन एम्पायर उस वक्त ग्रो कर रहा था, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया था जो रूरल एरिया था वहाँ पर, और इंडस्ट्री में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था इन न्यू टेक्नोलॉजी सच एज द स्क्रू प्रेशर एंड द मल्टीपल वाटर मिल्स एंड इन द रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट। तो हम कह सकते हैं एक तरह से मतलब जो रोमन एम्पायर था उस वक्त इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो कर रहा था, एक तो खुद से ग्रो कर रहा था, एक तो वो रूरल एरिया में पैसे लगा रहा था जिससे जो उसका रूरल एरिया था वो ग्रो कर रहा था, साथ साथ में इंडस्ट्री में पैसे लगा रहा था, साथ साथ में ट्रेड कर रहा था विश्व के साथ, तो इसकी वजह से मतलब काफ़ी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था। All this carried over into a strong urban prosperity that was marked by the new forms of architectures and exaggerated sense of luxury। ये सब जो कैरी आउट किया जा रहा था मतलब ऐसा इसलिए कैरी आउट किया जा रहा था, ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि जो उनका अर्बन जो प्रोस्पेरिटी है, जो अर्बन लोग से उनकी जो प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ सके, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो सके, और न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर्स साथ साथ में, जैसे हम अगर रोमन एम्पायर में हम देखें तो वहाँ के मतलब उस वक्त के राजाओं को एम्परर्स को मतलब काफ़ी शौक था मतलब अपने अपने
टेम्पल्स बनवाने का, और मतलब उन्हें जो आर्किटेक्चर था तो काफ़ी शौक था। तो हम देखने को मिलता है कि मतलब शहरों में काफ़ी आर्किटेक्चर्स देखने को मिलेगा, और जिससे मतलब एक एग्जैक्टली सेंस ऑफ लग्जरी, जिससे मतलब एक लग्जरी की सेंस देखने को मिलती है हमें। The ruling elites were wealthier and the more powerful than ever before. जो रूलिंग एलिट्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल थे और काफ़ी वेल्थियर भी थे और मोर पावरफुल भी थे। इन इजिप्ट हंड्रेड ऑफ द papyri survived from these late century, and they saw a relatively affluent society where money was in extensive use and rural estate generated vast income in gold. अगर हम इजिप्ट की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ पपायरी सर्वाइव फ्रॉम द लेटर सेंचुरी, मतलब काफ़ी जो ये मतलब एक कम्युनिटी है जो मतलब काफ़ी लोगों ने सर्वाइव किया था जब लेटर सेंचुरी में, एंड द शो रिलेटिवली एफ्लुएंट सोसाइटी। और मतलब उन्होंने जब उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया तो उन्होंने मतलब एफ्लुएंट मतलब एक एफ्लुएंट हम कह सकते हैं, उसके पास सारी चीज़ों की मतलब सुविधाएं हो, उस सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया। वेयर मनी वाज एक्सटेंसिवली यूज, तब मनी का काफ़ी यूज़ किया जाता था। जो रूरल स्टेट थे वो काफ़ी इनकम भी जनरेट करते थे एज ए गोल्ड में। फॉर एग्जांपल इजिप्ट कंट्रीब्यूटेड टैक्स ओवर द 2.5 मिलियंस सॉलिडी ओवर ईयर्स। फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं एग्जांपल के जैसे कि जो इजिप्ट था वो कंट्रीब्यूट करता था 2.5 मिलियन सॉलिडी, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। रफली ये 35,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड in the reign of the Justinian in the 6th century के पीरियड में, मतलब वो इतना टैक्स देता था इजिप्ट खाली। इंडीड लार्ज पार्ट्स ऑफ द नियर ईस्टर्न कंट्री साइड were more developed and densely settled in the 5th and 6th century than they have been be even in the 20th century. अगर हम बात करें तो लार्जर पार्ट तो नियर मतलब जो बड़े बड़े चीज़ें जो ईस्टर्न कंट्री साइड की बड़े बड़े हम रूरल एरिया को बोले या अर्बन एरिया, और द मोर डेवलप्ड और डेंसली सेटल्स, वो मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे उस वक्त, और डेंसली मतलब बाकी जो पॉपुलेशन थी काफ़ी ज़्यादा थी द 5th और 6th सेंचुरी में, और दे वुड बी एवर बीन 20th सेंचुरी। अगर मैं आज कंपेयर आज के समय से कंपेयर करें 20th सेंचुरी से, तो उस वक्त तो मतलब काफ़ी डेवलप थे और उनकी जो मतलब काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड मतलब वह जगह थी। दिस इज सोशल बैकग्राउंड अगेंस्ट विच वी वुड सेट द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड्स। तो ऑल दिस आर द कल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की कि उस वक्त क्रिश्चियनिटी को उनका धर्म बना दिया गया सभी लोगों को एक स्टेट का, और उसके बाद इकोनॉमिकली कैसे लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया था, कैसे मतलब चेंज होना स्टार्ट हुआ था। The traditions, religious cultures of the classical worlds, both Greek and the Romans, has been polytheist, that is involved a multiplicity of the cults, and including the Romans, Italians, gods like Jupiter's, Juno, Minerva, Mars, as well as the numerous Greek Eastern deities worshipped in thousands of the temples. Syrians centuries throughout the empires. Polytheists had no common name or the label to describe themselves. तो मतलब उस वक्त हम बात करें तो जो हमारे जर्मन थे, ग्रीक लोग थे, और वो पोलीथीस्ट थे, मतलब उनके मतलब काफ़ी सारे कह सकते हैं भगवान थे जिनमें वो विश्वास करते थे। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में होता है काफ़ी भगवान हैं, लोग उन्हें विश्वास करते हैं। उस वक्त भी मतलब ऐसा था काफ़ी मतलब इस्लाम उस वक्त क्रिश्चियनिटी में भी काफ़ी मतलब हम कह सकते भगवान थे जिनको लोग मानते थे। द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द एम्पायर वाज जुडाइज्म्स, और एक उसके बाद जो दूसरा हम रिलीजियस कह सकते हैं वो था जुडाइज्म्स। But Judaism was not a monolith either. So there was a great deal of the diverse within the Jewish community of the late antiquity. लेकिन जो जुडाइज्म was not a monolith, एक monolith नहीं था, either there was a great deal of diversity with the Jewish community of the late antiquity. मतलब उनके बीच में भी जो Jewish community थी उसको लेकर जुडाइज्म के लेकर भी काफ़ी मतलब एक भावनाएं होती है धर्म के लिए वो थी। तो मोनोलिथ का मतलब ये होता है कि एक लिटरली ए लार्ज ब्लॉक ऑफ द स्टोन्स बट एक्सप्रेशंस इज यूज टू रेफर एनीथिंग, फॉर एग्जांपल सोसाइटी, कल्चर्स, द लैक ऑफ द वैरायटी एंड इन ऑल टाइप ऑफ द सेम टाइप। तो मोनोलिथ आजकल मतलब एक तरह का मतलब एक लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन होता है, मतलब हाँ वो मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जो मतलब रेफर करता है एक सोसाइटी और कल्चर्स दैट लैक्स वैरायटी एंड ऑल द सेम टाइप्स। तो अगर आपको पता होगा तो हम अभी ना मतलब ऐसा हो रहा है कि जो हमारे मेटल के मोनोमिल्स है वो देखने को मिल रहे हैं काफ़ी जगह। वैसे ही अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में, जैसे कि यूएस में, यूके में, रोमानिया में, नीदरलैंड में जो मेटल के मोनोमिल्स है
मोनोलिथ है वो देखने को मिलते हैं, कुछ समय के लिए देखने को मिलते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके पीछे की मतलब अभी तक जो भी इस मतलब हम कहें थ्योरी बोले या स्टोरी बोले, वो अभी तक रिवील नहीं हुई है, मतलब कौन ये सब कर रहा है। तो मोनोलिथ एक मतलब एक उन लोग उस कम्युनिटी के लिए हम क्या ज़्यादातर बोलते हैं जिनके पास लैक ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स होती है, मतलब जिनके पास चीज़ों की कमियाँ होती है। Thus, the Christianizations of the empires in the 4th and 5th century was gradual and complex process. तो हमारा क्रिश्चियन द प्रोसेस बाय विच क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब द प्रोसेस बाय विच द क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकेम द डोमिनेंट रिलीजन्स। तो उस वक्त जो क्रिश्चियनिज्म था, जो एम्पायर जो 4th और 5th सेंचुरी में एक ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोसेस हो रही थी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। मतलब लोगों को जो क्रिश्चियनिटी से कराना, मतलब लोगों को क्रिश्चियनिटी से अवगत कराना मतलब काफ़ी मुश्किल प्रोसेस थी उस वक्त। Polytheism did not disappear overnight, especially in the western province where the Christianity bishops were running battle against the beliefs and practice they condemned more than the Christian laity did. और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये भी थी ना, क्योंकि उस वक्त में पॉलीथीजम थे लोग, मतलब काफ़ी चीज़ों में विश्वास करते थे, तो उसको मतलब एक रात में ख़त्म करना मुश्किल था। लोगों को एक रात में क्रिश्चियनिटी से अपनाना, क्रिश्चियनिटी को अपनाना काफ़ी मुश्किल था। और जो क्रिश्चियन बिशप थे, रनिंग ए बैटल अगेंस्ट बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दे कंडेम्ड मोर देन ए क्रिश्चियंस लेटी। तो मतलब वो एक ऐसे चीज़ों के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ रहे थे जिससे मतलब जो रिलीजियसली मतलब जिसके मतलब उस पर जीत पाना मतलब इतना आसान नहीं था। लेटी का मतलब होता है लेटी द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी एज अपोज टू द प्रीस्ट और क्लर्जी हु हैव द ऑफिशियल पोजिशंस विल कम्युनिटी। तो लेटी का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के, रिलीजियस कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, एज अपोज जो अपोज करते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, क्लर्जी होते हैं, वो द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के ऑफिशियल पोजीशंस में होते हैं उन लोगों को वो अपोज करते हैं, उनके डिसीजन को अपोज करते हैं। The boundaries between the religious communities were much more fluid in the 4th century than they would become thanks to the repeated efforts of the religious leaders. और उस वक्त मतलब जो लोग तरह तरह के रिलीजियस से बिलोंग करते थे उनकी वजह से रिलेशन था काफ़ी अच्छा था। तो उसके वजह से जो भी मतलब हम कहें फेवर, जो भी हम बोलें क्रेडिट जाता है वो रिलीजियस लीडर्स को जाता है जिन्होंने मतलब इस चीज़ को प्रमोट किया था। The powerful bishops who now led the church to reign in the followers and enforce more rigid set of the beliefs and practice। परंतु हालांकि जो चर्च में जो चर्च के जो क्लर्जी पीपल्स थे या हम कहें प्रीस्ट लोग थे, हालांकि वो इन सब चीज़ों से मतलब दूसरे धर्म को बढ़ता हुआ देख के वो ज़्यादा खुश नहीं थे उस वक्त। तो इन्फोर्स मतलब एक जो मान लो क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं उनके लिए रिजिड सेट ऑफ बिलीव्स थे और प्रैक्टिस सेट करते थे वो लोग। The general prosperity was especially marked in the east, where the population was still expanding till the 6th century. जनरल प्रॉस्पेरिटी was especially marked in the east। जब जनरल प्रॉस्पेरिटी आई थी मतलब एक हम कहें सेंस ऑफ लाइफ आई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हाई हुआ था वो जनरली ईस्ट में हुआ था। जहाँ पे पॉपुलेशन स्टिल एक्सपेंडिंग, जो पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही थी 6th सेंचुरी तक वहाँ पे, डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द प्लेग विच अफेक्टेड द मेडिटेरेनियंस इन द 540। जबकि वहाँ पे मतलब डिस्पाइट वहाँ पे जो प्लेग फैला हुआ था मेडिटेरेनियन में, उसकी वजह से भी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो अभी भी ग्रो कर रही थी। इन द वेस्ट बाय द कॉन्ट्रास्ट द एम्पायर फ्रेगमेंटली पोलिटिकली as Germanic groups were North, Gothas, Vandals, Lombards, etc. took all over the major provinces and established kingdoms that were the best described as the post-Roman। जबकि वेस्ट में ऐसा हो नहीं रहा था, वेस्ट में काफ़ी अलग चीज़ें हो रही थी, जो एम्पायर है वो फ्रेगमेंट धीरे धीरे टूट रहा था। जो जर्मैनिक ग्रुप थे उन्होंने मतलब जो प्रोविंसेस उन पे काबू करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे गोथ्स है, वेंडल्स है, लम्बार्ड्स थे, उन्होंने मतलब जो प्रोविंसेस थे उन पे अपना मतलब कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए बेस्ट जो पोस्ट रोमन मतलब जो रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद मतलब जो होना चाहिए था वो हो रहा था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वर द ऑफ द Visigoths in the Spain destroyed by the Arabs between the 711 and the 720। इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था वर्ड ऑफ द विसिगोथ इन स्पेन, स्पेन की जो कम्युनिटी थी विसिगोथ, इसको डिस्ट्रॉय किया गया था अरब्स के द्वारा 711 से लेकर 720 के बीच में। दैट वाज द फ्रैंक्स इन द घोल्स एंड द लम्बार्ड्स इन द इटली, दैट वाज द, और साथ साथ में जो हमारे घोल में जो फ्रैंक्स थे और लम्बार्ड्स में इटली में जो लम्बार्ड्स कम्युनिटी थी उनका मतलब काफ़ी हाथ था।
These kingdoms force foreshadowed and the beginning of the different kind of the words that is usually called the medievals in the east. और मतलब यहीं से मतलब एक medieval east या medieval period की शुरुआत हुई थी, where the empires remained united, जहाँ पे empire थे remain united. The reign of the Justinians is the high water mark of prosperity and the imperial ambitions. और इन द ईस्ट जहाँ पे मतलब जो एम्पायर था वो मतलब वेस्ट में तो ऐसा सब हो रहा था, लेकिन ईस्ट का जो पार्ट था वो अभी भी यूनाइटेड था, इकट्ठा था, जहाँ पे जो जो स्टैनियन जो एम्पर था उसके अंडर में था। वहाँ पे मतलब लोग अच्छी तरह से प्रोस्पेरिटी, हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जी पा रहे थे, मतलब इस तरह से प्रोस्पेरिटी थी उस वक्त वहाँ पे जो ईस्ट में था। लेकिन वेस्ट में मतलब काफ़ी बिखर चुका था जो हमारा रोमन एम्पायर था। जस्टेनियन